नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम गाजा में फिर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों और विफल हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान शांति वार्ता पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि कहां रूस ने यूक्रेन को दे दिया युद्ध में एक बड़ा झटका, जो यूक्रेन को पड़ सकता है काफी महंगा। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ की जबरदस्त कार्रवाई, 30 आतंकियों को ढेर करने का दावा। हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत, मलबे के बीच बंधकों के शवों को ढूंढने का काम जारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ी जंग की तैयारी का इशारा, शक्तिशाली परमाणु मिसाइल के बाद अब न्यूक्लियर कैपेबल सुपर टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण। रूसी सैनिकों की डोनबास में बड़ी कार्रवाई, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 शहरों पर कब्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की नई पीएम सनाए ताकाएची से की बातचीत, भारत जापान संबंधों को बताया वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण। सनाए ताकाएची को पदभार ग्रहण करने के लिए दी बधाई। जमैका में तूफान मेलिसा का कहर, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मचाई तबाही, 7 लोगों की मौत। क्यूबा में भी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जमैका में मदद भेजने का दिया आश्वासन। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन COP30 से पहले ब्राजील में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कमांडो वर्मोल्हो के कई ठिकाने ध्वस्त, 64 तस्कर ढेर, 200 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स बरामद। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बीच इजराइल ने गाजा में कई इलाकों पर भीषण हमला किया और हमास के कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध विराम के इस उल्लंघन के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। हालांकि हमले के बाद इजराइल की ओर से युद्ध विराम फिर लागू कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद गाजा में दहशत का माहौल है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बरसों के अविश्वास के धागे में बंधे गाजा संघर्ष विराम समझौते पर पहले दिन से ही शंका के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 3 हफ्ते के दौरान इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर कई बार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, लेकिन मंगलवार की शाम इजरायली बारूदों में संघर्ष विराम समझौता ध्वस्त होता दिखाई दिया, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर बड़े हमले का आदेश दे दिया। हमास द्वारा संघर्ष विराम को रौंदे जाने को बड़ी वजह बताया। दरअसल रफा में हुए एक हमले में आईडीएफ सैनिक की मौत से इजराइल बौखलाया हुआ है। हालांकि हमास ने हमले से इनकार किया है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश मिलते ही इजरायली लड़ाकू विमान गाजा पर टूट पड़े। इस कार्रवाई में हमास के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और 30 आतंकी कमांडरों को ढेर करने का दावा किया गया। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में गाजा सिटी, खान यूनुस, बेतलहिया, अल बुजैर जैसी घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। गाजा की तरफ से बताया गया कि 12 घंटे तक हुई बमबारी में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल हमास के बीच सीजफायर लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम फिर से बहाल हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास पर यह भी आरोप है कि संघर्ष विराम समझौते के तहत जो शव लौटाए गए हैं वो इजराइल के नहीं है। इजराइल ने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया है। हमास को अभी भी 13 बंधकों के शव लौटाने बाकी हैं। हमास का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा है कि शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मिस्र ने खोज में मदद के लिए एक्सपर्ट्स और भारी मशीनें भेजी हैं। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है और उसे अधिकतर शव की जानकारी है। आईडीएफ ने अपने दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है,
तस्वीर में फाड़ा लिए 3 लोगों को आईडीएफ हमास का सदस्य बता रहा है, जबकि एक रेड क्रॉस का कर्मचारी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक इमारत से ये लोग एक शव निकालते हैं और फिर पास में ही दफना देते हैं। बाद में शव को व्हील लोडर से निकाला जाता है। रेड क्रॉस के कर्मचारी को घटनास्थल का दस्तावेजीकरण करने के लिए कहा जाता है। आईडीएफ का दावा है कि ये शव बंधक का है और हमास गलत जानकारी दे रहा है। हालांकि हमास की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। Hamas dug a hole in the ground yesterday. आईडीएफ ने एक सैन्य ड्रोन के जरिए पूरे घटनाक्रम को कैद कर लिया। हमास अवशेषों का पता लगा सकता है और उन्हें वापस ला सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों की हत्या के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले से संघर्ष विराम को खतरा नहीं है। ट्रंप ने हमास को संयम बरतने की सलाह दी। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, पहला सवाल यही है कि जो कुछ ताज़ा घटनाक्रम हुआ है गाजा में, उसको लेकर के क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, जैसे ये पिछले कल से या पिछले 24 घंटे से इस प्रकार से इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं, तो मुझे तो कोई शक नहीं था कि इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। बेशक सीज फायर हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 100% चीज़ें रुक जाती हैं। कभी ना कभी ये सीज फायर छोटे मोटे टूट जाते हैं और उसके बाद फिर से लागू हो जाते हैं। तो अभी ये सीज फायर फिर से लागू हो गया है, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है ये बाद में एक बार फिर से इस प्रकार का सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है। देखिए, जहाँ तक इजराइल की बात है, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय ये है कि जो उनके कैदी हैं और जो मर चुके हैं वहाँ पर उनके शव उनको वापस चाहिए। और ये कमिटमेंट हमास ने दिया था कि हम करेंगे। अगर ये कमिटमेंट हमास पूरा नहीं करता है तो उसको फिर उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। तो अभी तक तो ये जो जिस प्रकार का भी हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, बेशक ये दावा करते हैं कि दोनों की, इजराइल की तरफ से दावा है कि ये हमास ने शुरू किया और हमास कहता है कि इजराइल ने शुरू किया। इस प्रकार के दावे दोनों तरफ से चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये सीज फायर होल्ड हो जाएगा। बेशक अगले वाले दिनों में कुछ और घटनाएं हमको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो ये सीज फायर होल्ड हो जाएगा। और गाजा पट्टी में मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है अगले दिनों में पूरी तरह से शांति आ सकती है। कटोच साहब, ये बंधकों के शवों को लेकर के जो तनातनी चल रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि जब इजराइल के बंधक उन्होंने लिए और उनकी मृत्यु हो गई एज कैप्टिव्स, उनको पकड़ा था, वो मृत्यु हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने दफनाए होंगे। ये हमास अभी कहता है कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही एक घटिया चाल है हमास की तरफ से। अरे भाई, अगर आदमी मर गया है उसकी शव तो वापस कर दो। वो बहुत करने को यहाँ पर बहुत डील रखी है हमास ने, और ये मैं समझता हूँ उनको बहुत नुकसान इस चीज़ के ऊपर पहुँचेगा। मुझे आप देखिए, पिछले 2 सालों में जब भी मैं किसी भी इजरायली से मिला हूँ या किसी भी फंक्शन में गया हूँ, एक बैनर उधर लगा है, उनको वापस घर लाओ। इसका मतलब है जो उनके प्रिजनर्स हैं उनको घर लाओ, और जो उनके मृत्यु के, जो मर चुके हैं वहाँ पर, जो कैदी मर चुके हैं, उनको भी उनके शव उनको वापस चाहिए। ये इजराइल के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और कोई भी सरकार इसको छोड़ नहीं सकती है, और नेतन्याहू की सरकार तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ये मुझे लगता है कि हमास को इस विषय के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, न तो इनको सजा बहुत भुगतना पड़ेगा। कटोच साहब, अगले चरण की जो बातचीत होनी है उसमें कहीं ना कहीं हमास का डिसआर्मामेंट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वहाँ पर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल मूव तो नहीं आप देख रहे हैं कि ये पहले चरण को ही लंबा खींचा जा रहा है विभिन्न मुद्दे आगे ला करके? नहीं, मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की बात नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार का जब सीज फायर होता है, ये किसी भी हालत में ग्राउंड ट्रूप्स जो है उनका जो हायर कमांड का कंट्रोल पूरे बैटलफील्ड के ऊपर उस प्रकार का नहीं हो सकता है। जो जमीन के ऊपर जो आदमी है वो कुछ देख लेता है, वो अपना एक्शन करेगा, और हो सकता है एक आदमी के एक्शन से पूरा सीज फायर थोड़ी देर के लिए वो व्यस्त हो सकता है।
ये एक लड़ाई की एक रियलिटी है, इस प्रकार से होता है, ये मैंने देखा है। ये अगर हम भी अपने बॉर्डर के ऊपर देखें तो कई कार्रवाइयां होती है, बेशक ऊपर की तरफ से कोई भी हुक्म आया हो, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स जिस प्रकार से एक्शन करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रकार से हो। तो ये मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकार के ये डिले करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो मुद्दा जो है डेड बॉडीज का, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और हमास को इसके ऊपर लेना पड़ेगा। और दूसरा मुद्दा जो आपने बताया, जहां तक हथियारों की बात है, मैं समझता हूं यहां पर प्रॉब्लम भी आने वाली है, क्योंकि हमास ये कहता है कि अगर हमने हथियार छोड़ दिए तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली अरब देशों के, जो अरब देश है और अमेरिका है, ये हमास के ऊपर उनको दबाव डालना पड़ेगा, उनको हथियार छोड़ना पड़ेंगे और एक न्यूट्रल सरकार या पैलेस्टाइन की सरकार जो वेस्ट बैंक में सरकार है वो या इसके ऊपर कंट्रोल ले या कुछ और करे, या न्यूट्रल ट्रूप्स वहां पर आ जाएं, लेकिन हथियार उनको मुझे लगता है छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो और इनको महंगा पड़ेगा। ठीक है सर। कटो साहब हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति काबिज करने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। कतार और तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में हुई बातचीत में कोई हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों देशों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से ये बातचीत बेनतीजा रही, इससे दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पों की संभावना फिर बढ़ गई है। आइए आपको इस मामले से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की एक और आस टूट गई। तालिबान पर दबाव बनाने के लिए बातचीत का काफिला दोहा से चलकर इस्तांबुल पहुंचा था। तुर्की की पाकिस्तान से दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन तालिबान को अपनी शर्तों पर झुकाने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में पिछले 4 दिनों से जारी शांति बिना नतीजा खत्म हो गई। दोनों देशों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताया है। हालांकि सीज फायर तो बरकरार है, लेकिन युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। पहले अफगान मीडिया में दावा किया गया कि इस्लामाबाद की कुछ मांगों का तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने कड़ा विरोध जताया, तो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसकी पुष्टि बुधवार तड़के पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने की। उन्होंने कहा कि अफगान पक्ष मुख्य मुद्दे से भटकता रहा, जिम्मेदारी लेने के बजाय दोषारोपण करता रहा, कोई काम का हल नहीं निकला। तरार ने तालिबान पर टीटीपी को काबू करने से इनकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तालिबान अनावश्यक युद्ध चाहता है और जिसके बाद पाकिस्तान का धैर्य टूट चुका है। तरार का ये बयान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता करीब करीब हो चुका था। लेकिन तभी काबुल से निर्देश मिला और अफगान प्रतिनिधिमंडल पीछे हट गया और पूरी बात बिगड़ गई। आसिफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने निर्देश देने वाले काबुल में बैठे लोगों पर दिल्ली के कंट्रोल का आरोप मढ़ दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अपने आंतरिक मामलों में घिरे पाकिस्तान ने भारत पर ऐसे बेतुके और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकाने सुरक्षित हैं, जो अक्सर सेना को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन तालिबान का कहना है कि टीटीपी पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं या तालिबान वाकई कार्रवाई से बच रहा है। कई जानकार मानते हैं कि वैचारिक समानता के कारण तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता है। कभी पाकिस्तान भी लंबे समय से अफगान तालिबान को शरण देता था, लेकिन खुद पर आंच आई तो हो हल्ला मचाने लगा। अक्टूबर में सीमा पर हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान ने काबुल समेत कई अन्य जगहों पर हवाई हमले किए, टीटीपी को निशाना बनाने का दावा किया। तालिबान ने 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमले कर पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। कतार और तुर्की की मध्यस्थता से जंग थमी, लेकिन ख्वाजा आसिफ चीख चीख कर इस्तांबुल वार्ता के विफल होने पर खुले युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अब तालिबान ने भी दो टूक कह दिया है कि अब सरहद पर नहीं, इस्लामाबाद में लड़ाई होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे, कटोच साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो शांति वार्ता चल रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है। देखिए, जहां तक ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला है, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो मांग रहा है वो अफगानिस्तान दे नहीं सकता। सीधी बात है ये। दो चीजें मांगता है पाकिस्तान।
एक तो वो ड्यूरैंड लाइन, वो चाहता है कि अफगानिस्तान ड्यूरैंड लाइन को मान ले, और किसी भी हालत में अफगानिस्तान इस ड्यूरैंड लाइन को मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसका बंटवारा 100 साल पहले जब हुआ था वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ हुआ था, और ये पश्तून लोगों का बंटवारा हुआ, तो इसको वो मानने वाले नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान चाहता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको अफगानिस्तान वापस कर दे। देखिए, अगर अफगानिस्तान इन लीडर्स को वापस करता है, किसी भी हालत में वो होने वाला नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी इस प्रकार से है। अफगानिस्तान में जो उइगर लोग रहते हैं, जो उग्रवादी है, उन्होंने चीन को भी मना कर दिया है कि हम इनको वापस चीन को नहीं भेजेंगे, उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको अपनी जमीन पे ऊपर एंटी चाइना कार्रवाई नहीं करने देंगे। यही आश्वासन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का जो मामला है वो उनका अंदरूनी मामला है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो चाहता है, वो चाहता है कि शरिया पूरे पाकिस्तान में लगे, ये उनकी इंटरनल फाइट है। और खैबर पख्तूनख्वा में उनके पूरे अड्डे हैं, अभी तक भी हैं। तो पाकिस्तान को यह कहना कि तालिबान उनको पूरा शह दे रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। प्रॉब्लम पाकिस्तान का है, अभी का नहीं है। ये पिछले मुझे लगता है कोई 25-30 सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। 25-30, कम से कम 15-20 सालों से ये चल रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा। इस सब के बीच सर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक आरोप लगाया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस्तांबुल में बातचीत बिल्कुल सफल होने वाली थी, लेकिन काबुल से एक फोन आया और काबुल दिल्ली के इशारे पर काम कर रहा है। नहीं, देखिए, ये तो बार बार दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर दिल्ली के ऊपर इशारा करना था तो क्या पिछले 20 सालों में क्या से क्या हो जाता। तो भारत इसके बीच में बिल्कुल नहीं है। ना तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ना तो अमेरिका है ना तो चीन है। कोई भी मुझे विदेशी ताकत इसके अंदर मुझे नहीं लगती है। ये इनका आपस का अंदरूनी मामला है, और इसको निपटने के लिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज जो है वो उनको चेंज करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उन्होंने बलूचिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन किया है, और खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से इमरान खान अभी तक भी अरेस्टेड है, तो ये चीजें उनको समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स उनके हैं। किसी दूसरे के देश को बोलना कि वो इस प्रकार से हो रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वैसे भी अफगान की मैं एक बात बता दूं आपको, अफगान ऐसा सोल्जर है, वो किसी दूसरे की सुनेगा नहीं। जो अफगान जो उनके ट्रेड्स है, वो पाकिस्तान पहले समझता था कि हम उसको कंट्रोल करेंगे। पाकिस्तान उनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा, भारत कैसे करेगा? तो अफगानिस्तान वही करेगा जो वो समझता उनके हक में है। और पाकिस्तान को इस चीज का ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान को उस प्रकार से ना तंग करे जिससे कि उनको और नुकसान हो जाएगा। देखिए, अगर युद्ध हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना ज्यादा ताकतवर है और बहुत मार खाना पड़ेगी अफगानिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को कंट्रोल कर ले। और जो बॉर्डर इतना 2600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वहां पर अफगानिस्तान कहीं भी बॉर्डर पोस्ट के ऊपर अटैक कर सकता है, जो अभी तक भी हो रहा है, और वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार का गुरेला वॉरफेयर में पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता है। ठीक है, ये बात भी उनको साफ नजर आ रही है। और सबसे बेहतर यही होगा कि वो अपना घर सीधा करे, विनस्पत की दूसरे देशों के ऊपर अपनी उंगली रखे कि इनकी वजह से ये सीज फायर टूट रहा है। सर, एक सवाल और आता है कि कई लोग ये चिंता जता रहे हैं कि अब ये जो इनकी बातचीत थी ये फेल हो गई है, तो बॉर्डर पर फिर सैन्य झड़पें वहां पर हो सकती हैं। देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार की झड़पें लगातार होंगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर हमला किया, वो भी एरियल अटैक, ये मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत काम किया उन्होंने, और अफगान लोग इसको माफ नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की जो पब्लिक ओपिनियन है वो पाकिस्तान से विरोध है। तो बॉर्डर के ऊपर अगर ये, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर गुरेला, क्योंकि पोस्ट जो है वहां पर लगे हुए वो पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के उस प्रकार के पोस्ट नहीं है। तो उनके पोस्ट हमेशा टारगेट हो जाएंगे। अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान या बेशक टीटीपी बोलो, अगर टीटीपी ने वहां पर अटैक करना है, उनको कई टारगेट्स मिल जाएंगी। और पाकिस्तान को हर एक टारगेट को प्रोटेक्ट करना, और उनकी सेना वहां पर उतने नहीं है। उनको बहुत आगे वाले दिनों में बहुत नुकसान होने वाला है।
और बेहतर यही है कि आसिफ मुनीर और उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेबल पर आए और इसके ऊपर बातचीत करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। युद्ध क्षेत्र में रूस ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर लगभग पूरा कब्जा कर लिया है। 2 साल से रूस इस जगह को अपने हाथ में लेना चाहता था और आखिरकार उसको ये सफलता मिल गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हालात बेहद कठिन हैं। रूसी सैनिकों की संख्या यूक्रेनी सेना से 8 गुना ज्यादा है, जिसे रोक पाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि पोक्रोवस्क डोनबास क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे अहम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट हब है। यहीं से पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों और हथियारों की सप्लाई होती है। अगर रूस इस शहर पर पूरा कब्जा कर लेता है तो वो पूरे डोनियास्क क्षेत्र पर नियंत्रण के और करीब पहुंच जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से मुलाकात की और व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की। दक्षिण कोरिया ने इस मौके पर ट्रंप को देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया। वहीं ट्रंप की यात्रा से ठीक पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि बांग्लादेश में उनकी पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए उनके लाखों समर्थक अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा जमैका को पार कर अब क्यूबा पहुंच गया है। इसके कारण 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच जारी तनातनी के बीच वेनेजुएला ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। वेनेजुएला की संसद ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के खिलाफ प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। वियतनाम में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लापता हैं। सबसे ज्यादा मौत दानंग शहर में हुई हैं। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक अपराधी गैंग कमांडो वर्मोल्हो के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में 64 लोगों की मौत हो गई है और 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शहर में अगले हफ्ते वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन COP30 का आयोजन होने वाला है। तंजानिया में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है और इसमें राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन के जीतने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2 मुख्य विपक्षी दलों को चुनाव में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे